अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसा वाक़या हो जाता है कि सर शर्म से झुक जाता है। बार बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम किस तरह के माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या वाकई हम हैवान बनते जा रहे हैं? क्या लेगेसी है जो हम आने वाली जनरेशन को मुंतकिल करके जाएंगे? आखिर हम क्या तालीम दे रहे हैं? हमारे माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त, गुस्सा, जुल्म, ये कहाँ जाकर रुकेगा? इसकी कोई हद है भी या नहीं? और इसको लगाम डालने वाला है कोई या नहीं? रियासत कहाँ है? आखिर क्यों हम बहैसियत मजमूई एक माशरे की अगर बात करते हैं तो उसमें भी एक पस्ती का शिकार हो रहे हैं, और रियासत को भी अगर इस मौके पर अगर हम नाकाम कहें तो शायद गलत ना होगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई एक छोटी सी बात पर मुश्तिल होकर किसी की जान ले लेता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों ने मुश्तिल होकर किसी भी शख्स को पकड़कर जिंदा जला दिया? ऐसा ही वाकया सियालकोट में पेश आया है, जहां पर एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर कंपनी का जो था उसको पकड़कर मुश्तिल हुजूम ने न सिर्फ ज़दोकोब किया, उसकी जान ले ली, बल्कि उसकी लाश तक की बेहुरमती की गई। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसकी वीडियोज़ वायरल हुई और लोग उसके साथ सेल्फियां बना रहे थे। कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सब मारने वालों में ही शामिल नजर आ रहे थे। उसके बाद जब ये वाकया पेश आया, हुकूमत को होश ज़रूर आई। अब ना सिर्फ ये कि तमाम लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि अभी खबर ये भी आ रही है कि 100 के करीब अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, दीगर सियासी कायदीन की जानिब से मजम्मत भी की जा रही है और कार्रवाई का मुतालबा भी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस तरह के वाकयात का सद्देबाब क्यों कर हो? कैसे इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी और हमें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आज इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और फिर आगे चलकर सियासत और मईशत के हवाले से भी बात करेंगे। इमरान साहब, पहले मैं आपका कमेंट इस पर आऊँगी। दिल इंतहाई अफसरदा है। सच्ची बात तो ये कि मैं तो ये वीडियो देख भी नहीं सकती, और जिस किस्म का बेईमाना तशद्दुद किया गया, लेकिन ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं। हम ये तसलसल में देखते हैं कि कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है। आपको क्या वजह नज़र आ रही है, क्यों इस तरह हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि बहसीयत पाकिस्तानी आज मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान के लिए आज नदामत का दिन है। और जिस तरह वज़ीर आज़म का सर शर्म से झुका हुआ है, उसी तरह एक पाकिस्तानी नाते होने के नाते से मेरा भी शर्म जो सर है वो शर्म से झुका हुआ है। अब देखें, दिल इंतहाई बोझल है। क्यों है? एक ऐसा आदमी जो यहाँ रोज़गार के लिए आया हुआ था, और उस खित्ते में कि आप अगर इसको जानें कि सियालकोट और इसके इर्द गिर्द जो छोटे शहर हैं, वहाँ से बहुत सारी दुनिया बैरून मुल्क मुकीम, और जो ख़ुद वहाँ पे जाके ओवरसीज़ बन के कमाते हैं, अपने रोज़गार कमाते हैं, वहीं उनके शहर में आज ये हुआ कि रोज़गार के लिए एक आए हुए शख्स को जिस तरह से कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई। देखिए, मामला ये है कि आपने ये पूछा कि ये क्यों हुआ, तो उसकी बुनियादी वजह मेरे नज़दीक दो हैं। सबसे पहली वजह कानून की बालादस्ती ना होना, और दूसरी वजह तालीम की कमी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, कानून की बालादस्ती होती, मैं क्यों तालीम से भी ऊपर कानून की बालादस्ती की बात कर रहा हूँ, कि अगर कानून की बालादस्ती होती, लोगों को ये पता होता कि अगर हमने इस तरह का कोई काम किया तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी, तो आज ये मॉब जो है इस तरह से कभी भी हरकत ना करता ऐसी। देखिए, मरकज़ी मुलजिम के हवाले से कहा जा रहा है, फरहान इदरीस उसका नाम बताया जा रहा है कि वो अब गिरफ़्तार हो गया। अब आईजी साहब भी बड़े एक्टिव हुए हैं, आरपीओ गुजरावाला भी बहुत एक्टिव हैं, और डीपीओ तो हैं ही मार्केट में ना, बाहर सड़क पे। मुझे आप ये बताएं, जिस वक्त ये वाक़या हो रहा था उस वक्त पुलिस क्या सो रही थी? उस वक्त क्यों ये तमाशबीन बन के बैठे वहाँ खड़े देख रहे थे? क्यों उस तरह से मॉब को रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्या हर दफ़ा हम सिर्फ ये कह के खामोश हो जाएंगे कि मॉब बहुत चार्ज था, अगर कुछ किया जाता तो उससे बड़ा नुकसान हो जाता? क्या इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है कि आप एक कीमती जान ज़ाया हो जाए? अच्छा सबीना, इसमें दूसरी बात ये है कि मैं इसका मतलब, पूरी इस गुफ्तगू का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी को भी इस तरह का इजाज़त दी जा सकती है। दूसरा पहलू भी आप देखें
कि अगर किसी ने खुदा न खास्ता कोई इस तरह का काम किया भी है जिसमें उसकी पकड़ होनी चाहिए, तो कानून मौजूद है, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। खुद ही अपनी अदालत नहीं लगा लेनी अपनी चाहिए। अदालत लगा के आप फैसला सुना दें, अपनी सजा भी दे डालें। अदालत, और फिर सजा भी इतना वहशियाना तरीके से। मुझे बताएं कौन सा इस्लाम हमें इस तरह का दर्श देता है, कौन सा मजहब हमें इस बात की तलकीन करता है? इस्लाम तो एक रवादारी का मजहब है। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि आपने अपने दुश्मनों के साथ भी किस तरह का सलूक करना। तो मैं इस हवाले से ये समझता हूँ कि आज का जो ये वाक़या है, शायद अल्लाह करे कि अब ही हुकूमत वक्त इससे कोई सबक सीख ले और ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिससे ये मामला तो रुक जाए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले सियालकोट में इसी तरह से एक वाकया हुआ था जिसमें 2 भाइयों को इसी तरह मॉब ने उनको कत्ल कर दिया था। और जो यूनिवर्सिटी में हुआ था, हाँ जी, केपी में, वहां पर भी तो मैं तो खास तौर पे सियालकोट की ही बात कर रहा हूँ। अगर उसी वक्त उसके जो मुल्जिम थे, जो मुजरिम थे, जो बाद में साबित हो गए, उनको अगर उसी तरह से लटका दिया जाता तो आज शायद सियालकोट के शहरी दोबारा इस तरह की हरकत ना करते। बहरहाल कहीं पर भी इस किस्म का वाकया हो, ज़ाहिर है काबिल मुज़म्मत है। हिलाली साहब, क्या ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है होल एंड सोल के जी इस तरह के वाकयात रोके, या हम लोगों को भी ये देखना होगा कि हम लोग क्या तरबियत कर रहे हैं, हमारा माशरा क्या जानवर बन गया है, कैसे हम लोग यहाँ पर जिंदा रहेंगे, क्या होगा? देखिए, मुझे तो बहुत ही अफसोस है, इतना शर्मिंदा हूँ, अफसोस और शर्मिंदगी के साथ। ये मैं बिल्कुल सही कहा है इमरान, बस उसके साथ मैं अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब ये पुलिस वालों को अगर एक आदमी कत्ल भी हो जाए, टॉर्चर भी हो जाए और उसका लाश जला भी जाए और उस वक्त तक नहीं पहुँचते हैं, तो ये किस किस्म का रिस्पॉन्स है पुलिस का? और दूसरी बात जो मैंने एक झलक देखा था कि जब वो उधर पहुंचे और लाश जल रहा था, तो ये पुलिस वाले जिसके पास कोई हथियार कुछ नहीं थे, ये बड़े तमीज़ से ये जो गुंडे थे उधर उनको कह रहे थे कि पीछे आप हटें, मेहरबानी से पीछे आप हटें। भाई उसको बुझाने की कोई कोशिश नहीं किया, कुछ नहीं। मेरे ख्याल में कि इनके साथ जो हुआ है पुलिस के साथ, ये डर गए हैं। ये मेरे ख्याल से अब वो काम नहीं कर सकते जो एक पुलिस फोर्स को एक्सपेक्ट करते हैं। इनका डर और खौफ, ये इज वेरी बैड ओमेन फॉर अ पुलिस फोर्स। तो मैं समझता हूँ कि इनका मोराल भी डाउन होना चाहिए। अच्छा, आपको कि ये इस किस्म के मॉब के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप दब जाते हैं, भाग जाते हैं, आते नहीं हैं उनके साथ, उनके आपके सामने एक आदमी की कत्ल हुई है, कोई कानून नहीं है पुलिस वाले को कि वो ऐसे कत्ल या आफ्टरमाथ ऑफ ऐसे कत्ल को देखे और कोई रिस्पॉन्स ना हो। आई एम सो सैड। लगता है कि ये मुल्क को हम अभी तक नहीं पहचानते हैं। असल में और हम क्या इमेज भी दे रहे हैं दुनिया में। हिलाली साहब, इसकी एक बुनियादी वजह, वैसे तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को जिस तरह का एक्शन करना चाहिए था उसने नहीं किया। मैं 100% कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। लेकिन मैं इसलिए पुलिस को पूरा टोटली जिम्मेदार नहीं ठहराता हिलाली साहब के 2-3 वाकयात जो हुए हैं पुलिस के साथ, उसका बराह रास्त असर पड़ा है। एक आपको याद होगा जो सानेहा मॉडर्न टाउन हुआ था, उसके बाद पुलिस वालों को जो भुगतना पड़ा, बहुत सारे पुलिस अफसर ऐसे हैं जिन्होंने जेलें भुगती और जिन्हें आज तक उस तरह से कहीं फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिली। उसके बाद दर्दों की सूरत में जिस तरह से पुलिस के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, तो पुलिस शायद उस तरह से भी डरी हुई या सहमी हुई या दुबकी हुई है कि उनको ये भी है कि हमने अगर कुछ किया तो फिर भी हम फंस जाएंगे, अगर ना दोनों तरफ से ही वो बीच में पिस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो इसलिए उनका मोराल भी डाउन है और हिम्मत भी कम हो गई। और इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि जब कानून की बालादस्ती की मैं बात करता हूं, तो कानून की बालादस्ती होगी तो पुलिस का इमेज भी बेहतर होगा, पुलिस को भी अपने इख्तियारात का पता होगा और वो भी फिर दिल खोल के अपना काम करेंगे। और ये इस गवर्नमेंट के लिए भी इमरान साहब एक ऐसा वाकया अफसोसनाक है, लेकिन अगर इसको
मिसाल बना दें कि आइंदा के लिए कोई सद्देबाब हो जाए, किस टाइप की कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया अपने ट्वीट में इस पर। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना हमारे, वो कंसर्न तो बड़ा शो करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, फौरी उनका रिएक्शन आता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहाँ हो जाती है कि आप जब अपना कंसर्न शो करते हैं तो खुदारा फिर उस पर अमल भी करके दिखाएं। अब या तो जितने लोग, इन्होंने 100 के करीब ये लोग पकड़े हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप 100 को जला दें, 100 को फांसी लगा दें, लेकिन कम से कम जो 2-4 ऐसे लोग थे जो आइडेंटिफाई हों और जिन्होंने ये सारा मामला शुरू किया हो, जो बुनियादी वजह हो, जो मरकजी मुलजिम हूँ, वो जब मुजरिम साबित हो जाए तो उन्हें कम से कम जरूर वहाँ फांसी पे लटकाया। जी लाली साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? बस एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को एक अपना स्पेशल एनवॉय को भेजना चाहिए श्रीलंका, इस आदमी के फैमिली के पास, और अगर इसके औलाद हैं और स्कूल गोइंग हैं, छोटे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से उनको कहना चाहिए कि हम इनका ख़र्चा जो है, जो ये कमाने के लिए गया था, हम इनका ख़र्चा हम देंगे जब तक ये एडल्ट्स नहीं हुए हैं, और जो भी ज़रूरियात है फैमिली की, और अगर शादीशुदा है इसकी वाइफ की, ये वो बिल्कुल उनके एक्सपेंडिचर्स हमें कहना चाहिए, हमारा एक ख़ास नुमाइंदा जाना चाहिए और उस फैमिली से माफ़ी मांगने चाहिए और कहना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि हम आपको अब तक, जब तक आप जिंदा हैं, इफ़ नेसेसरी मदद करें, इसलिए कि ये हमारा कौम ने किया है। ये बड़ी अच्छी सजेशन है। वेरी गुड हिलाली साहब, बड़ी अच्छी सजेशन आपकी है, तजवीज़ बड़ी अच्छी है, अल्लाह करे कि हुकूमत इस पे अमल भी कर ले। बिल्कुल ठीक है, चलें जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वी होप कि ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो, ये इसको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि इस किस्म का काम हो सके। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से बात करते हैं। महंगाई ज़ोरों पर है, आवाम परेशान है, लेकिन वज़रा की जानिब से वही तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि जनाब घबराना नहीं है, अब आप ना घबराएं, बस कुछ और वक्त। यही करते करते वैसे 3.5 साल हो गए हैं और अभी भी जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना वो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। वो हिलाली साहब, आपको कोई उम्मीद है कि ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी जैसे कि तसल्ली दे रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब? देखिए, मैं वज़ीर ख़जाना का तकरीर में बाद में उस वक्त तो नहीं, मगर बाद में मैं सुना था। मैं एक चीज़ सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप तो अभी कुछ करना, आपके पास तो कोई काम नहीं है ना आप इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं, ना आप एक्सचेंज रेट सेट कर सकते हैं, ना आप मनी सप्लाई को डिटरमिन कर सकते हैं, ना आप इन्फ्लेशन को कर सकते हैं, ना आप कर्ज ले सकते हैं। ये सब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर के हाथ में अभी आ गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कर क्या सकते हैं? तसल्ली दे सकते हैं, वही दे रहे थे। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपके पास तो पैसे है ही नहीं खर्चने के लिए ना। जब डिफेंस, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी छोटी चीजें वो खत्म हो जाते हैं तो आप खाली हाथ हो जाते हैं, और जो भी बचता है आप वो 18th अमेंडमेंट प्रोविंस ले जाती है एजुकेशन और हेल्थ पे। आपको तो मेरे ख्याल में सिंपली एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, इसलिए आपके पास वाकई ही हैज नो पावर। मगर अगर हमारी बात तो वो नहीं मानेगा, पीआरओ नहीं बनेगा, तो अगर आपके सवाल पे मैं अगर आप मुझे दें तो वैसे तो जो तकरीर अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर का था तो ठीक था, तसल्ली दे रहा था, कह रहा था कि भाई देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एग्जेम्पशंस जो माफ छूट जो दिया हूं वो छूट को मैं उतने पैसे जो हैं हमें वापस लाने पड़ रहे हैं, और आपसे गरीब से, ये पिसा हुआ लोअर मिडिल क्लास से, अर्बन मिडिल क्लास से मैं नहीं ले रहा हूं, मैं उन चीज़ों पे टैक्स करूंगा जो लग्जरी आइटम्स हैं। और आप देख लें, मैंने प्लॉट के रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, और 600 अरब रुपया मुझे कलेक्ट करना है। अब ये कलेक्ट इसलिए करना है कि जब पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ी तो हमने
अपना पेट्रोलियम लेवी को कम करते गए। ये 600 करोड़ अरब जो है ये हमारा एक लिहाज से जो हमें कलेक्ट करना था हम नहीं कर पाए, तो लिहाजा मुझे अभी इसको रिकवर करना है। मगर मैं इस तरीके से करूंगा कि अमीर से अगर पैसे ले हम लेंगे, गरीब से हम पैसे नहीं लेंगे। ये उसका बेसिकली थ्रस्ट था। लेकिन निकलते तो पैसे हर एक सही हैं। चलिए हिलाली साहब मैं आती हूँ दोबारा, लेकिन इमरान साहब वैसे हिलाली साहब जो भी बात कर रहे थे ना कि जो पीआरओ बन जाएंगे, वो तो मैं देख रही थी तो तर्जुमान वजारत खजाना है वो तो बहुत चिल हैं और वो कह रहे थे इकॉनमी ठीक है। बड़े मैं उन्हें टीवी प्रोग्राम में देख रही थी, मज़े से वो नट्स भी खा रहे थे ऑन एयर और कहवा भी नोश कर रहे थे और बड़े तसल्ली में थे कि कोई टेंशन ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है उन लोगों की इकॉनमी सबकी ठीक है, शायद इसी वजह से ये लोग तो कह रहे हैं कि इकॉनमी ठीक है। देखिए पहले मशीर ख़जाना की बात कर लेते हैं। शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे कि महंगाई में कमी आ जाएगी, बिल्कुल सही है, हम सब की भी ख्वाहिश है, मेरी, हिलाली साहब की, आपकी, यहाँ मौजूद तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है कि महंगाई में कमी आए। लेकिन क्या सिर्फ ख्वाहिशात से, क्या सिर्फ दावे करने से, क्या सिर्फ तसल्ली देने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? अगर सिर्फ तसल्ली देने से, ख्वाहिश जाहिर करने से या दावा करने से ये चीज़ें ठीक होती, महंगाई कम हो जाती, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाती, तो यकीन करें जितनी तसल्ली वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कौम को दी है, जितनी ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने किया है, जितने दावे उन्होंने किए हैं, आज पाकिस्तान अमलन एक जन्नत बन चुका होता। लेकिन मैं क्या करूँ, सिर्फ ख्वाहिशात और दावों से काम होता नहीं, ना सिर्फ तसल्ली पे बात होती है। इस वक्त हालात साजगार हैं नहीं, ना ही मुझे इस तरह से लग रहा है कि मज़ीद आने वाले दिनों में हालात साजगार होंगे कि ये बेहतरी ला सके। आप देखें बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत की तरफ से जितने दावे किए जाते हैं, जो चीज़ें की जाती, ये जब वज़ीर ख़जाना साहब बने थे, मशीर ख़जाना जब बने पहले, तो उन्होंने क्या कहा था कि थोड़ी देर आराम करने देखें, मैं डिमांड और सप्लाई को ठीक करूँगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, आप आएँ, अल्लाह करे कि आप ये सारी चीज़ें ठीक कर लें। लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उनमें इतनी कन्फ्यूजन है उस पूरे अमल में कि आज कुछ बात की जाती है, कल कुछ बात की जाती है। वज़ीर ख़जाना 4 बदले गए हैं हुकूमत, ये PTI की हुकूमत के 3.25 साल में या 3.5 साल में। इतनी जल्दी अगर आप किसी दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे के सरबराह बदले ना, तो उसका काम वो भी सेटल नहीं हो पाते, वो सेटल नहीं होता, उसका काम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आपने पता नहीं क्या सोच के ये सारे अमल किए हैं, शायद आपने ये सोचा हो कि शक्लें बदलने से चीज़ें ठीक हो जाएं। शौकत तरीन साहब एक इंतहाई काबिल आदमी हैं, मामलात को समझते हैं, माली अमूर को समझते हैं, लेकिन हिलाली साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि जब इख्तियारात सारे अगर आपने स्टेट बैंक को दे दिए तो फिर डॉलर 176 रुपये का हो, 177 का हो या 180 का हो, बेचारा वज़ीर ख़जाना या मशीर ख़जाना तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो बस फिर बुरा भला सुनने के लिए रह जाता है। आप देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है आपके साथ, वो आपके सामने है सर। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी। और मैं आपसे फिर कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ कि महंगाई की शरह जो जिस तरह से बढ़ी है और हुकूमत खुद अब सरकारी इदारों के मुताबिक जो तस्लीम कर रहे हैं, मुझे खौफ आ रहा है कि हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होना कहीं शुरू ना हो जाए। अच्छा, तो आपको डर है कि ये चीज़ें और ख़राब होंगी। लाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? लाली साहब आप कीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको दाद भी दें, माने ये नहीं है कि वी शुड इग्नोर जो ये गवर्नमेंट के जो अच्छे पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे उसके साथ जो बैठे हुए थे हमारे दोस्त दाऊद साहब, उन्होंने कहा कि 2.7 बिलियन जो अब एक्सपोर्ट हुआ है नवंबर में, ये एक रिकॉर्ड है और बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें हमें बताएं। उन्होंने ये बताया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ, वो बताए हैं कि आज के जो प्राइसेस हैं और 1 साल के पहले प्राइसेस आप देख लें, और आज के प्राइसेस 1 साल पहले से कम हैं। आलू हो, टमाटर हो, जो भी हो, ये उनका एक स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मुझे ये नहीं याद है कि क्या था, मगर उधर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सारे लोग थे जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उन्होंने इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो ये तो एक क्रेडिटेबल बात है ना
कि आप अगर और फिर ये भी हम देख रहे हैं कि इस महंगाई, लेकिन हिलाली साहब वो तो आलू प्याज की वो बात आपकी सही है, वो तो आमतौर पे शॉर्टेज पे देखा है कि टमाटर जब होते हैं अवेलेबल तो वो 40 रुपए भी बिक रहे होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो वो 250-300 रुपए भी चले जाते हैं। तो वो तो डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला होता है, उसमें कोई हुकूमत का जब फसल आती है, जब फसल आती है तो हिलाली साहब गुजारिश सुने, ये जो सब्जी है ना, ये पेरिशेबल आइटम है, इसमें पाकिस्तान में उस तरह से इसको प्रोसेस करने का इंतजाम नहीं है, लिहाजा जब ये इस तरह की फसल आती है तो मार्केट में इतनी आ जाती है कि उसकी कीमतें एकदम से वही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात नीचे गिर जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, चलिए मान गया। जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इसका फिर जवाब दें ना इमरान साहब कि हमारे बम्पर हार्वेस्ट आ रहे हैं, हमारा जो गन्ने का प्रोडक्शन 86 मिलियन टन उसने बताया है, इसे कभी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और भी चीजें जो हैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, कॉटन हमारी पहली दफा बड़े सालों बाद बेहतर हुई है, लेकिन अब सवाल बुनियादी ये है कि ये कॉटन हो या शुगर केन हो या वीट हो, इतनी बम्पर क्रॉप्स आ जाती हैं, लेकिन वो फिर आवाम तक फायदा मुंतकिल क्यों नहीं हो पाता? ये तो फिर अगेन आखिर बात हुकूमत पर ही आ जाती है कि क्या ये कोई हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है या कोई और वजूहात है कि नहीं होता। अभी इस मामले पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं, मजीद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमती वज़रा या तर्जुमान जहां बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कहता है कि नहीं जनाब सब अच्छा है और जो थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं भी वो थोड़े से तबके के लिए ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ख़ास, वो अपनी जगह, लेकिन कुछ अंदर से ही आवाज़ें ऐसी उठती हैं जिनको आवाम की मुश्किलात का इदराक भी है और जो ये समझते हैं कि वाकई आवाम मुश्किल में भी है और वो उसकी रीज़न इख्तलाफ भी करते हैं अपनी पार्टी पॉलिसी से। गवर्नर पंजाब की अगर बात कर लें तो उन्होंने जनाब खुलेआम IMF का जो मामला है उसको शायद मोर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जनाब इसकी वजह से हम बिल्कुल कस के और फंस के रह गए। क्या लोन है जिसके लिए हमें सब कुछ करना पड़ रहा है, तो क्या इमरान साहब ये IMF का सब किया धरा है उसके ऊपर डाल दिया जाए? देखिए IMF ने क्या किया, IMF ने खुद तो आपको बांधा ही है ना, जिस तरह से गवर्नर चौधरी सरवर साहब फरमा रहे थे कि सब कुछ लिखवा लिया। दूसरी बात सुन लें, IMF ने क्या किया, सऊदी अरब ने आपको जो $3 अरब का मुआहदा किया है, आपको हैरत होगी कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, इतनी मुश्किल शराइत। उसमें अगर आप देखें कि एक शर्त यह है कि जनाब अगर आपने IMF को छोड़ा तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर आपने 72 घंटे के नोटिस पे, जब चाहे सऊदीया 72 घंटे पे के नोटिस पे ये आपसे पैसे वापस मांग सकता है। अगर आप हाँ जी, अगर आपने किस्त नहीं दी तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर आपने सूद की किस्त नहीं दी फिर भी आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। यानी IMF कर ये रहा है कि एक ऐसा चक्कर भी उसने बना दिया कि हर तरह से आपको उसमें जकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मामला ये होते हैं कि आपकी मजबूरी है, आपके पास क्योंकि है नहीं, अब जो गिविंग साइड पे है उसकी मर्जी तो अपनी चलेगी ना, जिसने पैसे देने हैं वो शराइत भी अपनी लगाएगा। अब मजबूरी आपकी ये है कि आपको पैसे चाहिए, आपने दुनिया में अपना गुजारा भी करना है, चीजें भी करनी है, अब आप भुगते भी। बिल्कुल सही। अच्छा वैसे गवर्नर साहब ने पिछले दिनों एक दो स्टेटमेंट्स भी ऐसी दी हैं, ये किस हिलाल साहब मैं आती हूँ जरा, मैं एक जरा सियासी अंदर की बात पूछ लूँ इमरान साहब से, कोई उड़ने की तैयारी में तो नहीं कुछ इनकी ऐसी डिविएटेड किस्म की आई है स्टेटमेंट? असल में ना गवर्नर साहब की एक में बात, चौधरी सरवर ने सारी जिंदगी सियासत की है इंग्लैंड में। अच्छा वहाँ पे ये आम सी बात है कि आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और आप किसी पॉलिसी से अगर इख्तलाफ हो तो उस खुल के उसका इजहार भी कर सकते हैं। यही वजह है कि जब वो नून लीग की तरफ से गवर्नर बने थे उस वक्त भी उनके साथ इख्तलाफ हो गया था। अब भी वो इस तरह की जो बात होती है वो उसी खुल के कर देते हैं। फिलहाल कहीं जा नहीं रहे। नहीं, आखिरी बात ये कि चले जाएंगे, ये तैयारी है, ये तैयारी है, वो चले जाएंगे, आप लिख लें। हाँ जी, अगला इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं और अगला इलेक्शन वो PTI के टिकट पे नहीं लड़ेंगे। ओके जी, लाली साहब ओवर टू यू। देखिए ये गवर्नर, मैं तो हैरान गई, ये तो बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी निकल रहा है। ये तो बड़ा अच्छा सा आदमी था जब मैं इसे जानता था, मगर लंदन में जाके ये IMF को, भाई IMF को किसने कहा जाओ उनके पास? गवर्नर ये उन्होंने कहा
कि आओ हमारे पास पैसे लो, इसलिए कि तुम इकोनॉमी नहीं चला सकते हो। और जब आपका नुमाइंदा उधर पहुंचा, क्या उन्होंने उसको झूठ बोला कि ये नहीं, ये शर्तें नहीं है, और जब कर्ज दे दिया फिर कहा ये शर्तें हैं? नो, उसको बिठाया उसको और कहा बात करो हमारे साथ, ये हैं शर्तें, मानते हो कि नहीं? उस क्या किया हफीज शेख ने? इनको बताया, गवर्नमेंट को बताया, और गवर्नमेंट ने क्या कहा? साइन कर लो। तो गवर्नमेंट का माने कौन? लीडरशिप सब मुलव्वस हैं इन शर्तों पे। तो ये बहाना ना बनाए, एक दूसरे पे क्यों डाल रहे हैं? हम बैठे हुए थे सडनली। हाँ, दूसरी बात है यार, सऊदी अरेबिया ने जो आपके साथ किया है ना, जिधर उन्होंने आपको कहा है, पब्लिकली प्रिंट करके दुनिया के सामने आपको बताया है और कहा है कि अगर तुम बच्चू, जब हम पैसे मांगते हो पैसे नहीं देगो तो 4 दिन में अगर नहीं दोगे तो वो तुम्हारे चीजें जो मुल्क के बाहर है वो जब्त हो जाएंगे। आप यकीन करें कि टेक्निकली उसका मतलब यह है कि जो हमारा पाकिस्तान के चीजें हैं, अगर 4 दिन में इसको, ये जब MBS पैसे मांगेगा, इसको अगर हम ना दें या देरी हो जाए तो हम अग्री कर गए। इतनी शर्मनाक बात है कि वो भरोसा नहीं है उसमें, हालांकि हमने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। पाकिस्तान हैज नेवर डिफॉल्टेड ऑन अ डेट। तो आप क्यों ये शर्त लगा रहे हैं कि अगर 4 दिन में ना दें तो हम जाके आपके वो चीजें जो आप ओन करते हैं जब्त, क्या आप एम्बेसी पे चले जाएंगे? एक बेलिफ को लेके, एक वारंट लेके आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे, कहेंगे निकलो इधर से, ये सऊदी हो गया है अभी, इसलिए कि आपके गवर्नमेंट हाँ, लेकिन लास्ट टाइम भी फिर हमने चाइना से ही लेके पैसे वैसे दिए थे। बात वही आ जाती है कि फिर कर्जदार की कोई, कर्ज लेने वाले की तो कोई इज्जत नहीं होती। नहीं, ये कोई बात है पब्लिश करने का? ये कोई छापने की बात है? माफ करिए, इंसल्ट। मैं तो हैरान हूँ। इंसल्ट तो होती है, जाहिर है, जब पैसे लेंगे दूसरों से। असल बात ये है कि इज्जत कमाले नहीं होती। कहाँ की इज्जत? जब आपने उधार लेना, अल्लाह माफ करे, आपको मुताज ही ना अल्लाह करे, जब बंदा मुताज हो जाए तो फिर इस तरह की तो बातें होती हैं। नहीं, हम पहले भी उधार लेते हैं इनसे, इमरान साहब, इनसे पहले भी उधार लेते हैं सर। पहले भी ऐसी चीजें, ऐसे शर्तें आप पब्लिश करके लोगों को जलील करने के हिलाली साहब क्यों करते हैं? पहले भी लेते हैं, और पहले तो आपको याद होगा कि वो कुछ अरसे के बाद आपके कर्जे को ग्रांट में तब्दील भी कर देते थे, आपको फ्री तेल भी दे देते थे। वो पहले, मगर ये नहीं शर्तें होते थे, ये ऐसे शर्त नहीं होते थे। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो सऊदीया जैसा आपका दोस्त मुल्क, आपका भाई, ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट का फेलियर है ये भी। तो गवर्नमेंट का फेलियर और मेरा और आपका फेलियर है। नहीं, मैं देखिए हिलाली साहब जो अभी कह रहे थे ना कि वो कह रहा था वहां बैठा कि जी साल की निस्बत महंगाई कम हुई है, यानी इसका मतलब एक गवर्नमेंट अच्छी डील नहीं करती। सुने, करंट डेफिसिट जो है ना आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो पिछले साल के मुकाबले में 177% बढ़ गया है, यानी 177%, 117%। अब मुझे ये बताएं, जब वो बढ़ेगा तो आपके तो लोगों को तो पैदा होंगे। दूसरी बात ये है इसमें कि गवर्नर की जो बात है, गवर्नर सर्वर जो हैं वो गैर जिम्मेदार नहीं है। वो कह रहे ये चाह रहे थे वहाँ, देखें उन्होंने GSP प्लस के लिए जो उनकी खिदमात है, पाकिस्तान अगर आज टेक्सटाइल में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है तो उसमें एक वजह GSP प्लस का स्टेटस होना है। उन्होंने उसमें, लेकिन वो कह ये रहे थे कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इससे कहीं ज्यादा रकम भिजवाते हैं, वो ओवरसीज को वहां पे एड्रेस कर रहे थे। भाई ओवरसीज पाकिस्तानी की बात नहीं है ये, नहीं, मेरी बात समझे। IMF इज इंपॉर्टेंट, सोचिए ना क्यों IMF इंपॉर्टेंट है। $6 बिलियन कुछ नहीं है, हमें $6 बिलियन, हम 30 बिलियन तो हमारे बाहर के लोग देते हैं। मगर अगर IMF का अप्रूवल आपके इकोनॉमी पे नहीं होता है, खास तौर जब इतना कर्ज है, तो दूसरे जो लोग हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो बायलैटरल लेंडर्स हैं, पेरिस ग्रुप, XY, ये आपको पैसे नहीं देंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये रन अवे डेट है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है। IMF का इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि नहीं कंट्रोल है, गारंटर की तरह है, ये कर रहे हैं।
एग्जैक्टली तो ये एक वजह है जो IMF इज इंपॉर्टेंट। अगर आप, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो ये उठ के कहना किसी और मुल्क में हो हमारा, भाई वो कहते हैं तुम्हारे बैंक से ये क्यों ये शर्त लगा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, एक आदमी को दो जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए अगर कंट्रोल है तो क्या फायदा, जो तुम कहोगे वो करेगा, फिर तुम जाके कर्ज लोगे। तो वो इसलिए कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में स्टेट बैंक जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन एक चीज जो ये गवर्नर को इन्फ्लेशन, राइट इलाज साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक चीज इस पे बड़ी तनकीद हो रही है, वो ये कि जनाब अभी हमने रिसेंटली कुछ डेज में देखा है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं आलमी मंडी में वो कम हुई हैं, लेकिन अब लोग इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि यहाँ पर वो क्यों नहीं पास ऑन किया गया रिलीफ आवाम को, बल्कि जो इन्होंने टैक्सेस कम किए थे वो लगा दिए। वो तो वो बेचारा एक्सप्लेन करते करते थक गया। आज वो फाइनेंस मिनिस्टर वो कहता है कि जो आपका जो प्राइस है इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल का 86% तो प्राइस राइज के वजह से है। हमने सिर्फ 6% टैक्स लगाया है, और हमने इसलिए लगाया है कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था हम अपना पेट्रोलियम लेवी कट कर रहे थे, कम कर रहे थे। अब जब प्राइस नीचे जा रहा है, ये है वक्त के हम वर्ल्ड IMF को कहें कि ये जो पैसे जो उस वक्त हमने बचाना था, हमने इसलिए नहीं बचाया कि प्राइस भी बढ़ रहे थे और हम ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहते थे, तो हमने जो टैक्स कम किया था वी आर मेकिंग अप। राइट, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है, इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सही है, ठीक है। गवर्नर को पता नहीं क्या हो गया है उधर। सुनिए बात सुने, बात ये है कि ये हिलाली साहब जो तकरीर कर रहे थे ना, बड़ी अच्छी बात है, बात को समझे। हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब वो अवाम को रिलीफ नहीं दे रही। अब मुझे आप ये बताएं, आम आदमी जो है उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि रेवेन्यू हुकूमत का कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। आम आदमी मुतासिर होता है इस बात से कि उसको पेट्रोल महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। इसलिए जब कीमत कम होती है आलमी मंडी में, जब देखें मीडिया का दौर है, जीरो ही रखें हाँ, तो वो अपना उन जीरो ना रखें, लेकिन आप ये देखें, आप अगर 6% भी है तो आप ले रहे हैं ना। पेट्रोल जब महंगा होता है तो आप कहते हैं ना आलमी मंडी में महंगा हुआ इसलिए हमने बढ़ाया। तो अवाम का मुतालबा ये है, जो मैं समझता हूँ कि जायज़ मुतालबा है, कि आप अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ने पे तेल की कीमत बढ़ाते हैं तो वहाँ कम होता है, तो अल्लाह का वास्ता है यहाँ भी कम करें। लेकिन वो यही बात कह रहे हैं ना कि वो बेसिकली वो टैक्स कम करके इन्होंने वो उतना पास ऑन नहीं किया था उस वक्त आलमी मंडी का जो आ रहा था उनके ऊपर प्रेशर। तो वो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम तो वो टैक्स अभी भी उस % पे नहीं है, कोई 17% नहीं है, 6% है। अगर अभी भी वो जीरो कर दें बिल्कुल, तो वो फिर वही बात है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट भी चलानी है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उन्होंने क्योंकि रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इसलिए उनकी ये मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। बहरहाल और रेवेन्यू भी जी राय साहब। और एक और बात, फाइनली रेवेन्यू भी इन्होंने जो कलेक्ट किया है, रिकॉर्ड रेवेन्यू है, 6 पॉइंट पता नहीं कितने अरब। और दूसरी बात ये है जो समीना, 23 मिलियन टैक्स पेयर को FBR ने आइडेंटिफाई किया है, और ये 23 मिलियन जो हैं इनके पास पैसे हैं, इनकम है, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, और टैक्स FBR ने इनको नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है इनको कि हमें बताओ तुम क्यों टैक्स नहीं दे रहे हो, करे निकलवा, और आप देखेंगे बिल्कुल इन लोगों से टैक्स वसूल होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इलाज साहब बात वहीं पे आ जाती है, और सब चीज वेरी राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तो हमेशा से डिमांड रही है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, ना कि टैक्स रेशो बढ़ाएं, और जो देने वाले लोग हैं जो टैक्स अवॉइड करते हैं उनको आप टैक्स नेट में लेके आएं। ये तो बड़ा जेन्युइन है। लेकिन इमरान साहब वही बात है, चाहे रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र हों, चाहे रिकॉर्ड ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त भी मौजूद हैं, चाहे रिकॉर्ड इस वक्त फसलों की पैदावार हो, कुछ भी जितने मर्जी रिकॉर्ड हों, लेकिन अवाम तो इस बात पे परेशान है कि वो क्यों फिर भी पिस रहे हैं। असल एक सवाल बस ये है, इसका सिर्फ सिंपल जवाब ये है, सादा तरीन जवाब ये है कि आप जितने मर्जी रिकॉर्ड बना लें असल चीज़ है कि महंगाई भी रिकॉर्ड तरीन है। सही है। जब आप महंगाई रिकॉर्ड तरीन हो जाएगी तो फिर लोग उससे मुतासिर होंगे। अवाम का इशू ये है कि आप किसी तरह से भी महंगाई को कंट्रोल करें, फिर तो आवाम को फायदा है। लेकिन अगर तमाम चीजों के बावजूद रिकॉर्ड में ही रखिए, रिकॉर्ड बेहतर बनना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए जी देखते हैं, ये अल्लाह करे इस बार जो तसल्ली मिल रही है कि जी हो जाएगी महंगाई कम, अल्लाह करे कि हो जाए और आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस तो कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। काफ़ी हैपनिंग्स हो रही हैं आजकल,
क्या कुछ हो रहा है, कौन किससे मिल रहा है और क्या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ, इस पर भी खास बात एक ब्रेक के बाद। बड़ी खिचड़ी पकड़ी है जनाब। हुकूमत कहती है कि नहीं जी ईवीएम पे ही करवाने हैं, बल्कि फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ही ईवीएम पर होने चाहिए ताकि एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप भी हो जाए और ज़रा छोटे पैमाने पर आप इसको ऑपरेट भी करके देख लें। उसके साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है काफ लीग, उसके बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो बल्दियाती कानून है उसके ऊपर रिजर्वेशन, उसके बाद फिर डिनाइल कि नहीं जी सेटल हो गया है, तो वो भी एक अंदर एक मौमा सा है, उस पर भी बात करेंगे। और फारूक सत्तार की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, ईवीएम तो हुकूमत बज़द है और कह रही है कि जी बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन इस पर होने चाहिए और होंगे। इस हवाले से पिछले दिनों हमने ये भी सुना कि जी बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट किया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते फंड्स रोकने की भी बात हुई। ये क्या आपको लग रहा है, ये मामला खटाई में पड़ेगा या फिर इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा? समीना, मेरा अपना राय ये है कि इलेक्शन कमीशन नहीं होल्ड करेगी इलेक्शन ईवीएम के साथ, मगर वो ये नहीं कह सकती गवर्नमेंट को, इसलिए कि जब गवर्नमेंट एक लॉ पास करता है, कानून पास करते हैं पार्लियामेंट, वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस पे अमल नहीं करेंगे। उनका फर्ज है करना, मगर ये करेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं, मगर ये ठहरेंगे जब तक इंटरम गवर्नमेंट, अबूरी गवर्नमेंट आए। जब अबूरी गवर्नमेंट आएगी तो जैसे आपको पता है अबूरी गवर्नमेंट तो पूरा इलेक्शन कमीशन के तहत चलता है ना, हर पोस्टिंग और हर चीज जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के परमिशन के साथ होता है। मैं समझता हूं अबूरी गवर्नमेंट और ईसीपी फिर कोर्ट को जाएगी और कहेगी कि जी हम इसको नहीं कर सकते, और वो अपने वजूहात देंगे। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इंटेलेक्चुअली झूठ होगा, इंटेलेक्चुअल लाई होगा। क्यों? इसलिए कि सब लोग चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो, ये खुद कहते हैं फेयर इलेक्शन चाहिए। मिसाख जमहूरियत में आपको पता नहीं याद है कि नहीं, उसमें भी जिक्र हुआ था कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ईसीपी ने खुद 2010 में मशीनों के बारे में जिक्र किया था। और सबको पता है कि ज्यादा मुल्क जिधर पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं, यूएस, इंडिया, इंडोनेशिया, उधर भी काफी हद तक मशीन्स इस्तेमाल होते हैं। तो जब आपको एक मौका मिला है ये लोकल इलेक्शंस में इसको टेस्ट करने के लिए, करें। ठीक, क्यों आप लड़ते हैं? और तो ये आपको पता होगा, ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर नहीं होगा तो अच्छा है, इनके पास भी एक एविडेंस आ जाएगा ना ईसीबी के पास के, देखिए जी हमने तो ये ट्राई किया, हमारी पूरा गुडविल था लेकिन नहीं हो सका। जो भी वजूहात अगर होंगी वाकई जेन्युइन, तो उसके ऊपर वो आगे बात कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो देखिए ना, तो 500 वोट, एक आदमी 500 वोट नहीं डाल सकेगा। और आपको याद होगा कि 2013 में एक कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के, जब इलेक्शन खत्म हो गए थे, वोट खत्म हो गया था, पोल बंद हो गए थे, तो नवाज शरीफ ने जाके तकरीर किया और कहना मुझे इधर से 2/3 मेजॉरिटी से जीतना चाहिए। अरे भाई, तुम क्या तकरीर कर रहे हो? इलेक्शन वोटिंग इज फिनिश्ड। और तुम क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो लोग गिनती कर रहे हैं कि वो तुम्हें 2/3 वोट से? ये सब बातों को खत्म करने के लिए, ठीक, तो आपको लगता है ईवीएम पर होना चाहिए? ठीक है, सब बातें खत्म हो जाते हैं, इसलिए इलेक्शन का रिजल्ट 1 मिनट के बाद आ जाता है। वोटिंग बंद और इलेक्शन का रिजल्ट आपके पास है। ऑल राइट, ठीक है। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन इमरान साहब आप इस पर भी दे दीजिएगा कि क्या होगा, वाकई बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं? और फिर काफ लीग का क्या मौमा है? कभी सुनने में ये आ रहा था कि जनाब नहीं मान रही इस निज़ाम पर, फिर ये भी आया कि नहीं जी हो गया एग्रीमेंट। तो लेटेस्ट खबर अंदर की क्या है? देखिए, लेटेस्ट खबर तो ये है कि मामलात किसी हद तक तय पा गए हैं। अच्छा। मुस्लिम लीग काफ के और पीटीआई के, क्योंकि उनके जो खदशात थे वो काफ़ी हद तक इन्होंने दूर कर दिए। लेकिन असल चीज़ ये है कि असल खदशात उस वक्त दूर होते हैं इत्तेहादियों के जब इशारा सही हो जाए। अगर इशारा ठीक ना हो तो खदशात भी पूरी तरह से दूर नहीं होते। ये सिर्फ काफ लीग का मसला नहीं है, तमाम इत्तेहादियों का मसला है। काफ लीग तो मैं समझता हूँ कि चौधरी बिरादरान तो फिर बड़े महजब लोग हैं, बड़े वज़ादार लोग हैं, ये तो फिर बड़ा मामला रखते हैं। अगर चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात, इनकी जगह कोई और होता तो शायद
इमरान खान साहब के लिए कब से मुश्किलात बढ़ गई होती, वो किसी और के साथ डील कर चुके होते। अब आ जाते हैं इसमें, देखें ये जो है ना ईवीएम, आईनी तौर पे, असूली तौर पे दोनों तरह से इलेक्शन होने चाहिए ईवीएम पे। ये हिलाली साहब से मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हम लोग जो कहते हैं ईवीएम का, या जो वो लोग जो सियासी जमातें या अपोजिशन कहती है कि ईवीएम का इस्तेमाल, वो ये नहीं कि वो ईवीएम के ख़िलाफ़ है, वो असूली तौर पर उन खदशात के ख़िलाफ़ हैं जो उनके ज़हनों में पाए जाते हैं, इस हवाले से कि इसको ईवीएम कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका तरीक़ाकार, और फिर सबसे बढ़ के टाइम फ्रेम कि आपने उस टाइम में करना है या नहीं करना। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस प्रोग्राम में वाकफा ने हाल की खबर दी थी कि अगले इलेक्शन तो ईवीएम पे नहीं होने, ये तो यकीन दहानी कराई जा चुकी है, उसकी वजह जो भी बने, जो भी तरीक़ाकार हो। अब आ जाते हैं बलदियाती इलेक्शंस पे। मुझे नहीं लगता कि बलदियाती इलेक्शन हों। मैं अच्छा, हाँ जी, ईवीएम या ना होना तो दूर के, होने या ना होने पे भी आपको मुझे है। ज़ाती तौर अच्छा। पे ये लगता है कि अब बलदियाती इलेक्शन का जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, अगर इलेक्शन होना हुए तो शायद आम इंतखाबात उन दिनों में हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। अब अगर आम इंतखाबात उस वक्त हो जाते हैं, यानी अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल का आपके पास उस तरह से टाइम ही नहीं बचता। अच्छा। दूसरी बात ये कि अगर जमहूरियत अपनी पटरी पे चलती रहती है तो फिर तो आम इंतखाबात होंगे, और अगर मामलात खुदा न खास्ता कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बलदियाती इलेक्शन जो हैं वो भी ना हो सकें और कुछ और ही हो जाए, फिर तो बड़ा ठीक है। इसलिए ठीक है, इसलिए ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बड़ी अहम है। ठीक है, हिलाल साहब आप कमेंट कर लें, फिर मैं जरा फारूक सत्तार के बारे में भी पूछूं। जी हाँ, मैं जल्दी से ये कमेंट करना चाहता हूँ इस पे कि देखिए, क्यों पीटीआई अगर उनको ओवरसीज वोट्स ठीक तरीके से कास्ट करने का एक फॉर्मूला ना मिले, तो मैं समझता हूं उनको इलेक्शन में आना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जंग, चकवाल और गुजरात। ये आपको मैं बताता हूं, एक एक कंस्टिट्यूएंसी 10,000 वोट से चेंज हो सकता है, और 9 मिलियन पाकिस्तानीज बाहर हैं, जिसमें से जैसे मैं कहता रहता हूं 80% वोट करेंगे। ये तीन बड़े कितने सीट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्फ्लुएंस करके ले जा सकते हैं। ये चाहते क्या हैं, ये जो अपोजिशन के लोग हैं, ये चाहते हैं इनको 4 सीट दे दो जी ओवरसीज, या 10 सीट्स दे दो, या 15 सीट्स, इनको वोट करने दें, इनके 5 मिलियन 7 मिलियन वोट्स आने दें, इट विल बी अ सी चेंज। जो रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स को ही वो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल पीटीआई के लिए जरूरी है, इसीलिए तो वो इतना लड़ रहे हैं, इसीलिए तो वो पूरा फाइट कर रहे हैं, इसीलिए तो वो पूरी फाइट कर रहे हैं। हिलाली साहब शेख रशीद साहब के बकौल, हमारे हर दिल अजीज शेख रशीद साहब के बकौल 80 हल्के हैं ऐसे 80 हल्के ऐसे हैं जिन पे ओवरसीज वोटर जो हैं उनका असर पड़ेगा, उनके नताइज पे 80 हल्के पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब मामला ये है कि वो तो शेख रशीद साहब तो आपको पता ना बढ़ा चढ़ा के भी बातें कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर 40 भी हो तो फिर भी ह्यूज डिफरेंस है। मैं यही कहने लगा था कि अगर 40 हल्कों में भी फर्क पड़ता है तो वो भी अपना एक बड़ा रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। अच्छा जी, जरा मुझे इस पर थोड़ी सी बात करनी है। फारूक सत्तार साहब जो हैं, जाहिर है एमक्यूएम के रहनुमा पता नहीं थे या हैं, क्या बोले उन्हें लेकिन अलग से ही उन्होंने एक धड़ा बना लिया था। इमरान साहब ये पीएमएलएन से मिल रहे हैं, ये उनमें जा रहे हैं या पीएमएलएन कोई ऐसा इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं? देखिए, पीएमएलएन ने जो मियां शहबाज शरीफ में, फिर आपसे कहता हूँ कि इस वक्त अगर सियासी बसात पे कोई अच्छी चाल चल रहा है तो वो मियां शहबाज शरीफ है। मियां शहबाज शरीफ जो हैं अपने सारे पत्ते उस तरह से शो कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले परसों उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल से भी टेलीफोन पे रब्ता किया था। अब वो सिंध में, ख़ास तौर पे कराची में, मियां शहबाज शरीफ और उनके रुफ़का ये समझते हैं कि पीटीआई के लोग शायद कराची में उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, और जो 14 सीटें इन्होंने ली थी वहाँ अब लोग, कराची का वोटर उनसे मुतमिन नहीं है क्योंकि उन्होंने वहाँ डिलीवर नहीं किया। जो लोगों से राब्ते कर रहे हैं वो तो पहले ही वहाँ इतने वीक हैं। मेरी गुजारिश सुने ना, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप वहाँ इस बात को समझे कि अभी तो कराची में उनकी उस तरह से तंजीम साजी नहीं है, सिंध में नहीं है।
अगर उनको यहाँ, अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट उनसे हो जाती है तो कम से कम वहाँ वोट, उन्हें वो सपोर्टर मिल जाएंगे, वो लोग मिल जाएंगे जिनके जरिए से लास्ट मिनट में लाल साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं। लाल साहब, ये 2 गिरती हुई दीवारें क्या वहाँ पे करेंगी? जी, कोई गिरती हुई नहीं है। सत्तार साहब जो हैं ये एक सियासी यतीम है, इनके पास कोई पार्टी नहीं है, किसी न किसी के गोद में इनके बैठना है और ये चले गया है शहबाज शरीफ के पास कि उसके शायद उससे मिलके कुछ हो जाए, कोई पार्टी बन जाए। दूसरी बात ये है, शहबाज शरीफ को मेरे ख्याल में गो अहेड मिल गया है, उसको गो अहेड ये मिला है कि जाओ तुम पूरी कोशिश करो। मैं तो समझता हूँ कि उधर कोई नॉड आया है किधर से, इसलिए आप देखेंगे मरियम और नवाज शरीफ ने अपना काम बड़ा अच्छा खेल लिया है और मरियम जो है अब रिटायर हो गई है 2 हफ्ते के लिए, और नवाज शरीफ से भी कोई ज़्यादा हम ये नहीं सुनेंगे फौज के खिलाफ बातें। शहबाज शरीफ को मेरे ख्याल में गो अहेड मिल गया कि जाओ बात करो, और अगर तुम एक नो वॉन्ट इन हाउस चेंज कर सकते हो और इतने वोट्स हैं तो कर लो। अच्छा? तो मेरे ख्याल में दिस इज अ मेजर स्टेप, इसलिए ये आके, इसलिए वो दोनों चले गए, छुप गए और ये अब निकल आया, गुड कॉप निकल आया, गुड कॉप निकल आया, बैड कॉप फिलहाल पीछे होल्ड कर लिया गया। राइट। एक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर मजीद बात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।